हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंड से बचे हुए होंगे। मैं सुमन जैन स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी विद पीस चैनल पर। बहुत ठंड पड़ रही है, खुद को बचा के रखना। और चलिए, अब कल हमने क्या किया था। कल हमने किया था सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, हड़प्पा सभ्यता किया था हमने कल। और आज हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल। कौन सा काल? वैदिक काल के बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे, ठीक है। चलिए, और हरियाणा पुलिस की भी पोस्ट निकल चुकी हैं, उसकी तैयारी के लिए भी ये क्लास बहुत ही बेनिफिट रहेगी। आप लोग अगर चाहें तो इस क्लास से पढ़ सकते हैं। और हरियाणा जी के हरियाणा स्टेट के लिए ग्रुप डी, ग्रुप सी और एचटेट के लिए, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये वैलिड रहेगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ और पढ़ते हैं वैदिक काल, ठीक है। चलिए, वैदिक काल देखो, वैदिक काल के बारे में हम ये जानेंगे कि उस समय देखो, ऋग्वेद जो होता है वो सबसे पुराना ग्रंथ है। उस समय क्या क्या होता था, कितना हमारे जो ऋग्वैदिक काल में कितना लोग आगे बढ़ गए थे, किस चीज़ की उपयोग होता था, कैसे वहाँ व्यापार होते थे, या कैसा खान पान था, या फिर कैसा परिवार था, कैसे घर थे, इस सब चीज़ों के बारे में हम ऋग्वैदिक काल में पढ़ेंगे। वहाँ कैसा राज था, क्या सत्ता थी, क्या लोकतंत्र था या गणतंत्र था, जो भी था ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत अपनी क्लास की। देखिए, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उतना पढ़ेंगे जितना हमें समझ में आए और हमारे याद हो जाए, ठीक है। और आप साथ के साथ नोट्स भी बना लेना, ठीक। चलिए चलते हैं अब अपने ऋग्वैदिक काल के तरफ। देखिए, ये है ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। कितने? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और इसकी रचना गृत्समद, उस टाइम के लोगों के नाम भी नहीं लिए जाते, कैसे कैसे नाम थे। इसकी रचना गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व व अंगिरा आदि ऋषियों ने सरस्वती व दृश्यवती नदियों के किनारे पर किया था, यानी ये ग्रंथ लिखा था, ठीक है। इसकी रचना किस किस ने की थी? देखिए, दोबारा मैं बता देती हूँ, इसकी रचना किस किस ने की थी। गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व व अंगिरा आदि ऋषियों ने सरस्वती व दृश्यवती नदी के किनारे पर की थी। कहाँ की थी? दृश्यवती नदी और सरस्वती नदी के किनारे पर इसकी रचना की थी, ठीक है। चलिए, सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदियों में से नदी है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी, ठीक है। चलिए, ऋग्वेद की तिथि प्राय 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। मैंने देखो आपको कल की क्लास में बताया था कि ईसा पूर्व कब लगाते हैं और ईस्वी कब लगाते हैं। ईसा पूर्व तो समय होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का, और ईस्वी होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। आ गया ना आपको समझ? चलिए, ऋग्वेद की
जो ये तो डबल डबल लिखा हुआ है इसमें, वही है जो ऊपर लिखा था। देखिए इसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, यमुना तथा गंगा आदि नदियों का तथा सप्त सैंधव प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का भी वर्णन मिलता है, जिसका प्रसाद अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक माना जाता है। कहाँ तक? अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक जिसका प्रसार माना जाता है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। इसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, यमुना तथा गंगा आदि नदियों का तथा सप्त सैंधव प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का भी वर्णन मिलता है, जिसका प्रसार अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक माना जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कि उस टाइम ऋग्वेदिक काल में राजनीति कैसी थी। ऋग्वेदिक काल में राजनीति कैसी थी? राजनीतिक दृष्टिकोण से ऋग्वेदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जन थी, यानी लोग जो वो रहते थे। सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। जन विषयों में बटे हुए थे, यानी जितने भी जन थे, जितने भी लोग वहाँ रहते थे, वो विषयों में बटे रहते थे। जैसे हम कह देते हैं ना, क्या तुम लड़ाई करें, क्या तुम्हारे विषय बट रहे हैं, तो वो विषय हम विषय कह देते हैं, लेकिन वो होता है विषयों में बटे रहते थे। ठीक है, विष ग्रामों में बटे रहते थे। जो विष थे वो उनका ग्राम बन जाता था, यानी गांव में बटे होते थे। ठीक है, ग्राम कुलों में बटे रहते थे। कहते हैं ना हमारा ये कुल है, तो गांव किस में बटे होते थे? कुलों में बटे होते थे। और कुल परिवारों में बटे होते थे, और कुलों का परिवार भी होता था। वो एक कुल में कई परिवार होते थे, तो वो कुल परिवारों में बटे हुए थे। सबसे छोटी इकाई परिवार का मुखिया पिता या बड़ा भाई होता था, जैसे कि अभी भी होता है हमारे यहाँ हरियाणा में, कि जो परिवार में सबसे मुखिया कौन होता है? पापा या बड़ा भाई। पापा ना हो तो बड़ा भाई परिवार का मुखिया होता है। ठीक है, जिसको कुलप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुलप कहा जाता है। कई कुलों से मिलकर गांव बनता है, और गांव के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता है। ग्राम से बड़ी संस्था विश्व बनती है, और जिसका स्वामी विश्वपति कहलाता है। कई विषयों से क्या बनता है? कई विषयों के समूह से जन कहा जाता है। और ऋग्वेद में 5 जनों पुरु, ये आगे का शायद रह गया है, पुरु, तुर्वस, यदु, अनु। इसको मैं बंद कर देती हूँ, ये बार बार परेशान करेगा। चलिए, क्या था? हाँ, कई विषयों के समूह को जन कहा जाता था। ऋग्वेद में 5 जनों पुरु, तुर्वस, यदु, अनु और द्रुहु का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? पीछे था पुरु, ये तुर्वस, यदु, अनु और द्रुहु का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ आ जाते हैं सामाजिक जीवन पर। सामाजिक जीवन कैसा था? देखिए, सामाजिक जीवन कैसा था? ऋग्वैदिक समाज का आधार संयुक्त परिवार होता था, जिसमें पिता और परिवार
जिसमें पिता और परिवार स्वामी का स्वामी होता। देखो, ऋग्वेद समाज का आधार संयुक्त परिवार होता था, जिसमें पिता परिवार का स्वामी होता था यानी मुखिया होता था। उसके अधिकार असीमित थे, मतलब सीमित नहीं थे, उसके अधिकार असीमित थे। वह परिवार के सदस्यों को कठोर दंड भी दे सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं था। वह बहुत ही प्यार से परिवार चलाता था। यानी उस टाइम में जो परिवार का मुखिया होता था वो पिता होता था। वो अपने परिवार को गलती करने पर डांट भी सकता था और अच्छा काम करने पर उसको लाड़ भी कर सकता था, लेकिन वो कठोर दंड नहीं देता था। उस टाइम के पिता भी बहुत ही नरम दिल वाले होते थे। ठीक है, चलिए। राज्य लोगों के पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। जो राज्य होता है वो लोगों के पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। उस काल के गांव भी छोटे छोटे होते थे। लोग मिट्टी, लकड़ी व घास के मकानों में रहते थे। लोग मिट्टी, लकड़ी और घास के मकानों में रहते थे। आज से 20-25 साल पहले भी लोग मिट्टी, घास के मकानों में रहते थे। अभी भी आपको कहीं कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, जैसे मुंबई जैसे शहर में। वहाँ भी लोग ऐसे ही मकानों में रहते हैं आज भी। देखिए, वर्ण व्यवस्था। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की गई। यानी समाज को अच्छे से चलाने के लिए, बढ़िया तौर पर सारे नियमों को फॉलो करने के लिए कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की गई। वर्णों में कोई कठोरता नहीं थी। ठीक है, हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलती है जिनका जन्म हुआ परंतु कर्मों के द्वारा वे दूसरे वर्ण में चले गए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि उस टाइम पे ना, ऋग्वेद की टाइम पे 4 आश्रम होते थे। आश्रम मतलब एज के हिसाब से होते थे, ये आयु के हिसाब से। जैसे कि 1 से 25 वर्ष एक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, मतलब 1 से 25 वर्ष लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, और 25 से 50 वर्ष तक वो गृहस्थ में रह सकता था, और 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ यानी बुढ़ापे में वानप्रस्थ अवस्था में रहता था, और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास जीवन व्यतीत करता था, यानी सन्यासी आश्रम में रहता था। ये एज के हिसाब से 4 आश्रम बना रखे थे। इन अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करना, गृहस्थ जीवन में विवाह करना व धन कमाना, वानप्रस्थ में समाज के हित के कार्य करना व संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना होता था। मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष आदि उद्देश्य भी निर्धारित। मनुष्य के जन्म से लेकर मनुष्य मृत्यु तक अनेक संस्कार भी बताए गए थे। देखिए, खान पान कैसा था ऋग्वेदिक काल में। उस काल में दूध, घी, दही आदि का भोजन में विशेष महत्व था। वेशभूषा कैसी थी? शरीर का ऊपर भाग एक वस्त्र से ही ढका जाता था, जिसे वास कहते थे। सिर पर पहनने वाली पगड़ी को अधिवास तथा नीचे पैरों में पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहते थे। देखो दोबारा से, सिर पर पहनने वाली पगड़ी को क्या कहते थे? अधिवास कहते थे, और पैरों में पहनने वाले वस्त्र को क्या कहते थे? नीवी कहते थे। ठीक है। आभूषणों में स्त्रियां केशबंद यानी जो बालों में लगाने का होता है, जैसे आजकल हम क्लेचर वगैरह लगाते हैं, उस टाइम का अलग आभूषण होता था। कानों में बालियां, गले में हार, बाजूबंद यानी जो यहाँ पे बाजू में लगा होता है उसको कहते हैं बाजूबंद, तथा पैरों में कड़े आदि। ओहो हो, ये क्या हो गया? हाँ, चलिए, वो एकदम से पीडीएफ बंद हो गई थी, तो कोई बात नहीं, चलिए हम दोबारा से ले आए पीडीएफ को। हाँ, तो कहाँ थे हम?
आभूषणों में स्त्रियां केशबंद, कानों में बालियां, गले में हार, बाजूबंद, पैरों में कड़े और केशों को संवारने के लिए चोटी रखना, तेल लगाना, फूल के गजरे आदि लगाए जाते थे। पुरुष भी आभूषणों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन, क्या क्या मनोरंजन के खेल थे उस टाइम? आखेट यानी शिकार पर जाना, रथ दौड़, रथों की दौड़ कराना, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़ करवाना, तथा संगीत की तीनों विधाओं, गायन मतलब संगीतकार, वाद्यकार और मतलब जो ढोल नगाड़े से बजाता है, और नृत्य डांस करता है जो, इत्यादि से भी मनोरंजन किया जाता था। शिक्षा किस तरह दी जाती थी? शिक्षा के लिए गुरु के घर ही जाना पड़ता था। शिक्षा मौखिक होती थी यानी ओरल टाइप में पढ़ाते थे, जिसका मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, श्रेष्ठ आचरण रखते हुए एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना होता था। यानी पहले टाइम में गुरु के घर ही यानी उसमें गुरुकुल में जाकर ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। वहाँ पर आज की तरह जैसे आज स्कूल होते हैं, बिल्डिंग बनी होती है, इस तरह से नहीं था। उस टाइम में झोपड़ियाँ बनी होती थी गुरुकुल में भी, तो वहाँ पे झोपड़ियों में रहकर गुरु के आश्रम होते थे, गुरु के आश्रम में जाकर वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की जाती थी। और वहाँ लोग, जो गुरु था वो सिर्फ मौखिक रूप से पढ़ाता था, बच्चों लिख कर नहीं पढ़ाता था, और उसको बच्चों को कंठस्थ ही याद करना पड़ता था। उस टाइम की जो वो थी शिक्षा बहुत ही धार्मिक थी, ठीक है। और उस टाइम बच्चों को श्रेष्ठ आचरण करना भी सिखाते थे। मूल उद्देश्य यही था कि बच्चे श्रेष्ठ नागरिक बने। वैदिक ऋषि सभी की मंगल कामना करते थे, ठीक है। ऋग्वेद के संज्ञान सूत्र में एक प्रार्थना है, हे भगवान हमें ऐसी बुद्धि दे जिससे हम सब मिलकर रहें और प्रिय बोलें, सहृदय बने रहें। देखिए थोड़ा सा फेड हो गया, ये कोई बात नहीं, ऐसे तो दिख रहा है पढ़ने लायक। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी वहाँ उस टाइम पे? स्त्रियाँ किस तरह रहती थी, उनकी स्थिति क्या थी समाज स्त्रियों की समाज में स्थिति अच्छी थी। विवाह परिपक्व अवस्था में ही होते थे। स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने, पढ़ने लिखने व व्यक्ति को चुनने का अधिकार था। पर्दा प्रथा नहीं थी और स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था थी। विवाह को पवित्र और स्थायी संबंध माना जाता था। विवाह के बाद पत्नी जब घर आती थी तो गृह स्वामिनी कहकर उसका स्वागत किया जाता था। कुछ विवाह नहीं करती थी, जैसे आपाला, विश्ववारा, घोषा आदि। जो विवाह नहीं करती थी उनको इस नाम से दिया गया है। धार्मिक कार्य स्त्री के बिना नहीं किए जाते थे, उनकी उपस्थिति में ही अनिवार्य होते थे। यानी उस टाइम पे ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की जो दशा थी वो बहुत ही अच्छी थी। उनको पढ़ाया लिखाया भी जाता था और जब विवाह की आयु योग्य वो होती थी तभी उनका विवाह कराया जाता था। और उसके जिस परिवार में वो विवाह करके जाती थी उसमें भी उनको बहुत ही सम्मान से पुकारा जाता था। और जब पूजा पाठ होता था, हवन यज्ञ होता था तो उनको बराबर का दर्जा दिया जाता था। उनकी अनुपस्थिति में वो कार्य किया ही नहीं जाता था, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में बहुत ही अच्छी दशा थी स्त्रियों की, है ना। चलिए, आर्थिक जीवन कैसा था ऋग्वैदिक काल में? देखो, लोग कैसे कृषि करते थे, कैसे पशु पालते थे, ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक आर्यों की आय का प्रमुख साधन था कृषि और पशुपालन। यानी लोग उस टाइम पैसा कैसे अर्न करते थे? कृषि करके और पशुपालन करके। व्यक्तिगत भूमि को उर्वरा तथा श्रमलाती या सांझी भूमि को शिल्य कहते थे।
देखो, उस समय लोग फसलों की जुताई, बुवाई, सिंचाई, कटाई को जानते थे। बैलों से चलाने वाले हलों का प्रयोग होता था। वैसे तो सिंचाई का मुख्य साधन वर्षा था, परंतु कुओं से भी सिंचाई होने का उल्लेख मिलता है। यानी उस समय के लोग जो कमाते थे, आर्थिक स्थिति उस समय के लोग आर्थिक जो पैसे जो कमाते थे, एक तरह से कहा जाए तो पैसे जो कमाते थे वो किस तरह से कमाते थे? कृषि करके और पशुपालन, यानी पशुओं को पालकर वो पैसा अर्न करते थे। उस समय लोग फसलों की जुताई बुवाई करते थे, उनको काटते थे, उनको बाजार में बेचकर पैसे कमाते थे। और जो सिंचाई की जाती थी वो नदियों से की जाती थी, कुओं से भी सिंचाई की जाती थी। वर्षा एक मुख्य स्रोत था सिंचाई का उस टाइम पे, तो कुओं से भी सिंचाई की जाती थी। बैलों से चलाने वाले हलों का प्रयोग भी होता था। ठीक है। पशुपालन में मुख्य रूप से बैलगाड़ी, भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता आदि पशु पाले जाते थे। पशुपालकों को गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। गाय का दूध मुख्य आहार था। बैल हल चलाने, बैलगाड़ी खींचने के काम में आते थे। घोड़ों का रथों व युद्ध क्षेत्र में प्रयोग किया जाता था। शिकार के लिए कुत्ते काम में लाए जाते थे। जिसके पास जितने ज़्यादा पशु होते थे वह उतना ही धनी माना जाता था। शिकार करना प्रमुख कार्य था उस टाइम। धनुष, बाण व जाल फैलाकर किया जाता था। उस टाइम जो आखिर था, शिकार करना भी प्रमुख कार्य था, जो धनुष, बाण व जाल फैलाकर किया जाता था। देखिए, उद्योग कैसे किए जाता था? वो उद्योग कौन कौन से थे उस टाइम पे? उद्योग एवं शिल्प भी बड़ी मात्रा में प्रचलित थे। ऋग्वेद में लकड़ी उद्योग, कपड़ा उद्योग, चर्म उद्योग, धातु उद्योग और कुम्हार आदि का उल्लेख मिलता है। लकड़ी की वस्तुओं को विशेषकर रथ, बैलगाड़ी आदि का निर्माण किया जाता था। कपड़ा उद्योग में सूत, रेशम और ऊन के वस्त्र बनाए जाते थे। चमड़े के कोड़े, लगाम, डोरी तथा थैले आदि बनाए जाते थे। धातु को गलाकर वस्तुएं बनाने के प्रमाण भी मिलते हैं। चलिए, उस काल में व्यापार भी होता था। व्यापारियों को पणी कहा जाता था। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार वस्तु विनिमय से होता था। वस्तु विनिमय का मुख्य साधन गाय होती थी। उस काल में गण, व्रात शब्दों का भी प्रयोग लिखा मिलता है, जो संभवतः व्यापारिक संघों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये संभवतः ब्याज का लेन देन भी करते थे, जिसको अच्छा भी माना जाता है। चलिए, ये था हमारा ऋग्वैदिक काल। अब है ये हमारा ऋग्वैदिक धार्मिक, ये आर्थिक जीवन था। और अब हम धार्मिक जीवन पर आ जाते हैं। देखिए, थोड़ा इधर कर लेते, इसको छोटा बहुत है। चलिए, ऋग्वैदिक धर्म में बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। उस समय के देवता प्राकृतिक शक्तियों के ही प्रतीक थे, इसलिए उस काल के धर्म को प्राकृतिक धर्म कहना ज़्यादा उचित लगता है। ऋषि दीर्घतमस के अनुसार, ऋषि जो दीर्घतमस थे वो कहते हैं कि एकं सद विप्रः बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग बताते हैं। कई देवताओं के वाहनों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे सूर्य के जो वाहन हैं वो घोड़े हैं, अश्व हैं, और इंद्र का वाहन है हाथी, है ना।
अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वे खुले स्थान पर जाकर यज्ञ हवन करते थे। वे समाज के सभी वर्गों के लोग उसमें शामिल होते थे। क्या अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लोग क्या करते थे? खुले स्थान पर जाकर यज्ञ हवन करते थे और समाज के सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल हो जाते थे। ऋग्वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा, मंदिर आदि का उल्लेख नहीं मिलता। जिस तरह से आज भर भर के मूर्ति पूजा हो रही है, ऋग्वेद में उस टाइम पे ना तो मूर्ति पूजा के उल्लेख मिलते और ना ही मंदिर मिलते हैं उस टाइम के, ऋग्वेदिक टाइम के। तो वहाँ ऋग्वेद बहुत ही अच्छा काल था, कह सकते हैं। अंतरिक्ष के देवता हैं इंद्र, रुद्र और वायु। देखो, अंतरिक्ष के देवता हैं रुद्र, इंद्र और वायु। पृथ्वी के देवता हैं अग्नि, पृथ्वी और सोम। आकाश के देवता हैं सूर्य, वरुण और आदित्य। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पूरा। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ से। वैसे ऋग्वैदिक मानव देवताओं की पूजा अर्चना शत्रुओं के दमन के लिए करता था। उस काल के शत्रुओं को असुर कहते थे, जैसे वृत्रासुर संभवतः एक प्रकृति की घटना थी जिसमें रेत का बवंडर उठता हो और जहां पानी की कमी हो। दूसरे मनुष्यों के शत्रु जिन्हें राक्षस माना जाता था, ये राक्षस दस्यु संभवतः वे लोग थे जो पूजा अर्चना में विश्वास नहीं रखते थे, जंगलों में रहते हुए भक्षण की क्रिया करते थे और यज्ञ हवनों में बाधा पहुंचाते थे। इन सब से बचने के लिए लोग क्या करते थे? पूजा अर्चना करते थे। मतलब उस टाइम पे भी अंधविश्वास था। तो देखो ये हो गया हमारा ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को हम दूसरे टॉप चैप्टर में दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आपको याद हो जाए वो ही बहुत है आपके लिए। आप जितना थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ऐसी ही चाहिए और अलग टाइप से चाहिए। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी बेस्ट होती है, जितना इसको पढ़कर समझोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा और सबसे आगे सबसे बेस्ट आपके वो एग्ज़ाम में मार्क्स बनेंगे। चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का हो, सी का हो, एस्टेट का हो या फिर किसी भी स्टेट का हो, पुलिस का हो, जो अभी हरियाणा पुलिस के फॉर्म निकले हुए हैं उसका हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, आपके लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी से ही आते हैं क्वेश्चन। तो बहुत ही बेस्ट क्लास ये रहेगी। आप खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी शेयर करो, जो उन बच्चों को भी बेनिफिट मिल जाए इससे। और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि क्लास आपको कैसी लग रही है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।